हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में CMPDI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट IPO के बारे में। दोस्तों, कंपनी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो अब आउट हो चुकी है। तो जैसे आपको ने पहले भी कहा था कि जब कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी तो हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या कंपनी ने प्राइस बन रखा है, वैल्यूएशन किस हिसाब से सेट किया गया है, ये जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी अब लगाना बेस्ट रहेगा, हर कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है, शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना वाजिब भी है या फिर नहीं है। तो ये वीडियो उसी के हिसाब से होगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एक बात ध्यान रखिए, IPO 20 तारीख से ओपन हो जाएगा तो डेली सब्सक्रिप्शन पे भी वीडियोज आएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ, सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से आ रहा है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। ऑल्सो, और अभी तक अपने दोस्तों हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, भारत मार्केट रेडार। यहाँ पर दोस्तों हम मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। अब जिस तरीके से देखिए मार्केट्स अभी चलते हुए दिख रहे हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट से जो जुड़ी खबर है उनको जो एनालिसिस है वो समझना, प्लस क्या क्या हो रहा है वो जानना। कल भी देखिए वीडियोज आए थे, आज भी वीडियोज आएंगे मार्केट किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं। तो रेगुलरली यहाँ पर भी आपको अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। नहीं देखा है अगर आपने वीडियो अभी तक ये कल वाला, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने चैनल की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर जो आई बटन है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं CMPDI पे। तो दोस्तों, पहली बात तो 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में याद रखिए ये IPO आपको ओपन होता हुआ दिख रहा है। ₹2 की फेस वैल्यू सेट की गई है। प्राइस बैंड जो कंपनी ने सेट किया है वो है 163 से लगाकर 172 का। 80 शेयर्स आपको कुल मिलाकर मिलेंगे। एक प्योर दोस्तों IPO जो है ये OFS यानी ऑफर फॉर सेल है, कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं है। OFS का मतलब जिनको नहीं पता है, सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी के पास जाता हुआ दिखेगा जो इसमें अपने हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? कोल इंडिया बेच रहा है। तो कोल इंडिया के पास याद रखिएगा इस IPO का सारा पैसा जाएगा, ना कि कंपनी के पास। कंपनी कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन लेकर नहीं आई है। दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों लिस्ट होगा। इस IPO के अंदर दोस्तों वैसे तो 5 कैटेगरीज है: QIB, रिटेल, HNI, शेयर होल्डर प्लस एम्प्लॉय कैटेगरी। तो एम्प्लॉय कैटेगरी भी रखी गई है। अगर आप CMPDI के एम्प्लॉय हैं तो आपको 172 का शेयर नहीं मिलेगा, आपको उसमें से ₹8 कम कर देने हैं, यानी आपको लगभग 164 का एक शेयर मिलेगा। तो आपके लिए अलग सी कैटेगरी रखी गई है, एम्प्लॉय कैटेगरी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ₹8 का डिस्काउंट कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, कुल IPO का साइज कितना रखा गया है? 1842 करोड़, 1840 करोड़ के आसपास का IPO है। यानी अपने आप में आप कह सकते हैं IPO का साइज भी ठीक ठाक रखा गया है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब दोस्तों समझते हैं हर एक कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, इस IPO में कितनी कैटेगरीज है? कुल मिलाकर दोस्तों 5 कैटेगरीज ओवरऑल इस IPO में रखी गई है। ठीक है, जो पहली कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर होती है तो वो होती है दोस्तों QIB कैटेगरी। अब QIB कैटेगरी को दोस्तों कुल मिलाकर वैसे तो आप देख सकते हैं 50% लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट 50% नहीं होता है, क्योंकि बाकी कैटेगरीज को भी दोस्तों अकोमोडेट करना है। तो कंपनी ने कुल मिलाकर दोस्तों जो QIB कैटेगरी इस IPO के अंदर रखी है वो दोस्तों रखी है लगभग, आप मान के चल सकते हैं 42% के आसपास। जी हाँ, कितना? 42% के आसपास याद रखिएगा यहाँ पर QIB कैटेगरी देखने को मिल जाती है। रिटेल को दोस्तों जो हिस्सा दिया गया है वो लगभग इस IPO के अंदर दिया गया है अराउंड 548 करोड़। अब 548 करोड़ का मतलब क्या है? देखो, 1842 करोड़ का 35% होता है लगभग 644 करोड़, लेकिन कितना दिया गया है? 582 करोड़। इसका मतलब ये है 548 करोड़, माफ करिएगा। तो 548 करोड़ का मतलब क्या है कि 35% से थोड़ी सी कम जो है वो दोस्तों रिटेल को मिला है। अब हर एक कैटेगरी के अंदर दोस्तों याद रखिए जो रिजर्वेशन है वो कट होता है, बिकॉज बाकी कैटेगरीज को भी अकोमोडेट करना है। और HNI कैटेगरी को 15% दिया गया है, जिसमें टोटल मिलाकर HNI को 234 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए। बिग HNI को 156 करोड़ के शेयर्स, तो स्मॉल HNI कैटेगरी को 78 करोड़ के शेयर्स। इसके अलावा दोस्तों 2 और कैटेगरीज रखी गई है। कौन कौन सी 2 और कैटेगरीज है? एक है दोस्तों शेयर होल्डर कोटा, जिनको एग्जैक्टली 10% ऑफ द इशू दिया गया है। जी हाँ, और जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उनको 5% से थोड़ा सा कम जो है वो हिस्सेदारी दी गई है। तो इस तरीके से याद रखिएगा 5 कैटेगरीज रखी गई है। अब सवाल क्या निकल कर आता है? सवाल ये निकल कर आता है कि कितना एक कैटेगरी में हमको पैसा लगाना है। तो 80 शेयर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आप अप्लाई करेंगे तो रिटेल में ₹13,760 का एक बिड बनेगा। मैक्सिमम आप 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं रिटेल के अंदर। HNI कैटेगरी के अंदर दोस्तों 15 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम हो सकता है वो लगभग 72 लॉट्स तक। स्मॉल HNI की बात कर रहा हूँ। और बिग HNI के अंदर 73 लॉट मिनिमम है, मैक्सिमम कोई लिमिट होती नहीं है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास कोल इंडिया का शेयर था, पहली बात तो याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्या है कि 11 तारीख या फिर उससे पहले अगर आपके पास कोल इंडिया का शेयर था तो आप एलिजिबल रहेंगे
इन केस अगर आपने 11 तारीख तक उसको होल्ड किया है, अगर मैंने 11 तारीख को बेच दिया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 12 तारीख को बेच दिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12 तारीख को खरीदा है या फिर 13 तारीख को खरीदा है, जो भी तारीख को, 11 तारीख के बाद अगर खरीदा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, और 11 तारीख से पहले अगर बेच दिया होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिसके पास 11 तारीख को डीमैट के अंदर शेयर था, होल्ड कर रखा था, तो वो एलिजिबल है, उसके अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो ये होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि किस तरीके से मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी को तो छोड़ ही देते हैं, रिटेल और एचएनआई की बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए सबसे पहली बात तो कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हमेशा अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करना है आपको मैक्सिमम का मतलब क्या है, 2 लाख तक की आप बिड लगा सकते हैं। 2 लाख बिड का मतलब ये है कि लगभग आप 14 लॉट्स शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ 14 लॉट्स अप्लाई करना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मान लेते हैं फॉर सपोज कि शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब होती है 14 टाइम्स ही, तो जिसने 14 लॉट्स लगाया उसका 1 लॉट पक्का हो जाएगा। ऐसा क्यों? शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर दोस्तों होता है अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट, नॉट ऑन लॉटरी। रिटेल हो, एचएनआई हो, इन सब में प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट नहीं होता है, लॉटरी पे अलॉटमेंट मिलता है, मतलब जिसकी किस्मत अच्छी है उसको अलॉटमेंट लग जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता है, जो जितना ज़्यादा अप्लाई करता है मैक्सिमम, तो इस बात का ध्यान रखिए आप 2 लाख से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, 14 लॉट से आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम अप्लाई करेगा उसकी पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने की ज़्यादा होगी रादर देन जिसने कम अप्लाई किया है। मान लीजिए जिसने 1 लॉट अप्लाई किया है तो उसका पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने का कम है, जिसने 14 लॉट्स अप्लाई किया उसका ज़्यादा है। पहली बात तो क्लियर हो गई होपफुली। सेकंड बात क्या है दोस्तों कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर प्रोपोर्शनेट में अलॉटमेंट मिलता है। तो 14 लॉट्स अगर आपने अप्लाई करा और 14 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो जाता है आईपीओ इन द शेयर होल्डर कैटेगरी, तो 1 लॉट आपका पक्का है। अगर उससे कम सब्सक्राइब होगा तो आपको उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में शेयर मिल जाएंगे, 1 लॉट तो पक्का मिलेगा ही। इसी के साथ साथ दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर के अंदर, एक तो अप्लाई कर ही रहे, प्लस रिटेल या फिर एचएनआई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर में आप दोस्तों रिटेल अप्लाई करिए या फिर एचएनआई का अप्लाई करिए, इन दोनों में से एक। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रिटेल भी अप्लाई कर दो और एचएनआई भी अप्लाई कर दो, नहीं। शेयर होल्डर तो आप अपने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी अगर दोस्तों ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो रिटेल में पहली बात तो सिर्फ 1 लॉट लगाना है, और अगर आप एचएनआई में लगा रहे हैं तो एचएनआई में आपको चूज़ करना है कि आपको बिग में अप्लाई करना है या फिर स्मॉल में अप्लाई करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप कोई एक और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं विथ शेयर होल्डर। तो ये दोस्तों आपके पास अवेलेबिलिटी रहती है, ऑप्शन रहता है। तो आपके पास 2 कैटेगरी जो आती है, या तो शेयर होल्डर में आप रिटेल लगा रहे हैं या तो शेयर होल्डर प्लस एचएनआई लगा रहे हैं। तो होता क्या है, आपके पास 2 कैटेगरी में अलॉटमेंट आने के चांसेस जो है वो बेसिकली बन जाते हैं। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर कोई सीएमपीडीआई का एम्प्लॉय है तो आपके पास दोस्तों 2 नहीं 3 कैटेगरीज है। एम्प्लॉय कैटेगरी भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कोल इंडिया के शेयर होल्डर है तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप रिटेल एचएनआई में तो आपको अप्लाई करना है तो वो तो आपके पास ऑप्शन है ही। तो इसलिए जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉयज है तो उसके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि वो 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकता है, एम्प्लॉय में, शेयर होल्डर में, या फिर रिटेल या फिर एचएनआई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपके पास पॉसिबिलिटी रहती है। अब थोड़ा सा दोस्तों कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने 31 दिसंबर तक के नंबर्स रिपोर्ट कर दिए, यानी 3 क्वार्टर्स तक के नंबर्स रिपोर्ट कर दिए। इसमें अभी अगर आप ओवरऑल साल भर साल देखेंगे तो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। लगभग 1400 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY23, देन 1770 करोड़ का, देन 2177 करोड़ का प्रॉफिट, 300 करोड़, 500 करोड़ एंड 666 करोड़, यानी लगातार प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ दिखा है। अभी जो कंपनी दोस्तों नंबर्स रिपोर्ट करे हैं 3 महीने तक के, उसमें मतलब 3 क्वार्टर्स तक के, 3 महीने नहीं, उसमें 1540 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है विद प्रॉफिट ऑफ 425 करोड़। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि रेवेन्यू में हमको डिप तो आता हुआ दिखा है। अब क्यों रीज़न उसके पीछे थोड़ा सा देखिए, ओवरऑल बाकी कोल के बिजनेस में थोड़ा सा डिक्लाइन में हमको देखने को मिल रहा है, प्रोडक्शन के ऊपर बात निकल कर आ रही है, तो आई थिंक वो एक फैक्टर हो सकता है, इसलिए कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू कम देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर इसी स्पीड से कंपनी चलती है तो पॉसिबल है कि पिछले साल के रेवेन्यू के आसपास ही कंपनी रहेगी और प्रॉफिट भी उतना ही आपको रहता हुआ दिखेगा। लेट्स सी होता क्या है। प्लस कंपनी के ऊपर कोई डेट आपको देखने को नहीं मिल जाता है, जो अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो वो आपको बढ़िया नजर आता है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, नेटवर्थ 20%, पैट मार्जिन 27%, एबिटा मार्जिन 38%, पीई वैल्यूएशन, तो कंपनी का दोस्तों पोस्ट आईपीओ जो वैल्यूएशन है वो लगभग 21.65 का है। और जो इसके पीयर्स है इसमें दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया और राइट्स लिमिटेड को अपना पीयर बताया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लगभग 20 के पी पे अवेलेबल मिल रहा है और ये 25 के पी पे अवेलेबल मिल रहा है। मतलब ओवरऑल ये दिखता है कि हाँ वैल्यूएशन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप क्या ऊपर का दिखता है। तो थोड़ा सा दोस्तों वो मुश्किल नज़र आ रहा है क्लियरली, बिकॉज 20 के आसपास के वैल्यूएशन में इंजीनियर्स इंडिया अवेलेबल है, राइट्स अवेलेबल है 25 के पी पे। बट इस बात का भी ध्यान रखिए
जैसे इंजीनियर्स इंडिया हो गया तो उसका जो कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वाला बिजनेस है उससे 43% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। और टर्म की प्रोजेक्ट्स जो एक और इनका बिजनेस वर्टिकल है वहाँ से इंजीनियर्स इंडिया 57% रेवेन्यू करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इनका जो कंसल्टेंसी बिजनेस है इंजीनियर्स इंडिया का वो कम बिजनेस रेवेन्यू करता है, 43% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी का जनरेट करता है। वैसे अगर मैं राइट्स की बात करता हूँ तो राइट्स का जो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बिजनेस है जिसमें जो वो लगभग जनरेट करता है कंसल्टेंसी से 47% बिजनेस, और बाकी का टर्न की इससे 32% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट से 15% का। बट CMPDI में खास बात क्या है कि दोस्तों इनका मेजरली जो रेवेन्यू है वो कंसल्टेंसी से आपको आता हुआ दिखता है, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आप कह सकते हैं। क्योंकि ये जो बाकी कंपनीज हैं इनके भी ठीक है मार्जिन अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 23-24% के आसपास है राइट्स के। इसके अलावा जो इंजीनियर्स इंडिया के ओवरऑल कंपनी के मार्जिन है वो लगभग 29% के इस क्वार्टर में आते हुए दिखे हैं, बट ओवरऑल 20-21% के आसपास पहुंच चुके हैं, जो 8-9% हुआ करते थे पिच पहले। लेकिन हाँ, वहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, बट इनके मार्जिन और सुपीरियर है। तो इसलिए हो सकता है कि CMPDI को मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू करे। अभी जो करंट ग्रे मार्केट है वो लगभग दोस्तों 21 रुपये के आसपास है, 12-13% के आसपास चलती हुई दिख रही है। ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ से GMP बढ़ सकती है, गिरती है। मार्केट्स पे भी देखिए हमको थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट्स अभी अपने आप में उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर ज़रूर अभी प्ले करता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।